अभी यहाँ पे समझते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शंट जनरेटर। तो पहला है नो लोड या फिर मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किसके बीच में प्लॉट होता है? वी और आई के बीच में। आई यहाँ पे फील्ड करंट है, तो वी या फिर ई नॉट ये क्या है? नो लोड EMF होता है। उसके बाद जो ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब जब डीसी जनरेटर लोड पे होता है तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो किसी किसके बीच में होता है? EG और IA के बीच में होता है। और जो एक्सटर्नल होता है वो किस में? VT और IL के बीच में होता है। तो बेसिकली मतलब वही लोड लगाने के बाद जो EG होता है वो VT बन जाता है, ठीक है। और EG जो रहता है वो एक्चुअली मतलब IA एक्चुअली ISH को भी सप्लाई करता है और IL को भी सप्लाई करता है, ठीक है। तो इसीलिए वो नो लोड पे है। और ये EG भी जो डेवलप हो रहा है, बस ये जो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा यहाँ पे क्या होगा? ये फील्ड करंट हो जाएगा, ठीक है, VT VF और IF के बीच में। तो जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है शंट जनरेटर का वो ऐसा रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये रेसिडुअल वोल्टेज है 2 to 8 वोल्टेज का, ये नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये फील्ड करंट है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स था तो इसीलिए मतलब ये किसके बीच में? फील्ड करंट के में और ये ई नॉट के बीच में होता है, तो ये हो गया। उसके बाद जो ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा डीसी शंट जनरेटर का, तो वो ऐसा रहेगा, ठीक है। ये इंटरनल होगा और ये एक्सटर्नल होगा। इसमें जो ड्रॉप होगा वो ड्यू टू IaRa ड्रॉप होगा, ठीक है। उसके फिर एट लोडेड कंडीशन लार्ज आर्मेचर करंट विल फ्लो विच विल प्रोड्यूस द आर्मेचर फ्लक्स। दिस आर्मेचर फ्लक्स विल अफेक्ट द मेन फ्लक्स, ठीक है। तो ये जो फील्ड फ्लक्स है इसको वो मेन फील्ड फ्लक्स जो आ रहा है आर्मेचर फ्लक्स उसको वो अपोज करेगा। उसके बाद फिर ये डीसी सीरीज़ जनरेटर है। सीरीज़ जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग साथ में कनेक्टेड होता है। जो सीरीज़ जनरेटर होता है उसमें कंडीशन रहता है वोल्टेज बिल्डअप के लिए कि जो शंट है उसमें रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। ये हमेशा क्या बोलते हैं ऑन लोड में चालू होना चाहिए, नहीं तो वो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा इसमें तो। और जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए वो शुड बी लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो वो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो स्पीड ऑफ प्राइम मूवर ऑफ रोटेशन है वो मोर देन क्रिटिकल स्पीड होना चाहिए। जो सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग है उसमें थिक कंडक्टर होता है ताकि रेजिस्टेंस जो रह जाए वो कम हो जाए, ठीक है इसका, और टर्न्स भी कम रहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है 200 वोल्ट डीसी जनरेटर है, उसको नो लोड पे चालू करते हैं, देन द वोल्टेज एट द टर्मिनल वोल्टेज इस कितना होगा, ठीक है। तो ड्यू टू रेसिडुअल वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे 2 to 8 वोल्टेज का हमको यहाँ पे मिलेगा, इसका 2 वोल्ट इसका रेसिडुअल ही रहेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है 200 वोल्ट डीसी जनरेटर है, इतने स्पीड पे चल रहा है, RSH RA इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जनरेटेड EMF व्हेन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर इज़ 1200 RPM, ठीक है। तो यहाँ पे उसको वो चल रहा है 1000 RPM में, पर उसका जो ये हो गया है क्रिटिकल स्पीड है वो 1200 है। तो ये क्या होगा कि ये नहीं चलेगा, वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ जो रेसिडुअल फ्लक्स का जितना वोल्टेज है वही आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट डीसी जनरेटर है, रन एट 1000 RPM, RSH और ये सब इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जनरेटेड EMF व्हेन द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर इज़ 800 वोल्ट। तो यहाँ पे अभी शंट जनरेटर था तो यहाँ पर तो उसमें नहीं रहेगा उसका रेसिडुअल फ्लक्स वोल्टेज, तो इसीलिए यहाँ पर नॉन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 800 वोल्ट पे 800 RPM में चल रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली वो ज़्यादा स्पीड पे काम कर रहा है कंपेयर टू प्राइम मूवर, ठीक है। प्राइम मूवर का स्पीड से वो ज़्यादा काम कर रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप होगा और इससे निकाल लेंगे इतना वोल्टेज यहाँ बिल्डअप होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि डीसी शंट जनरेटर है इज़ बिल्डअप 200 वोल्ट डीसी, इफ़ वी हैव द चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड वाइंडिंग नाउ इट इज़ एक्साइटेड, देन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बिल्डअप इज़। तो ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ रेड्यूसल फ्लक्स इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर चला रहा है तो 200 वोल्ट डीसी जनरेटर build up voltage if we change the direction of rotation of the prime mover then the value of terminal voltage is 0 voltage। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फिर 200 वोल्ट डीसी सीरीज जनरेटर है, 10 किलोवाट सप्लाई कर रहा है पावर टू द लोड, वैल्यू ऑफ कंबाइंड फील्ड वैल्यू आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.7 एंड पर ड्रॉप इज़ 1 वोल्ट। तो EG निकालना है, ठीक है। तो EG का फॉर्मूला ये होगा, ये सब सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ VB हो जाएगा क्योंकि पर ब्रश ड्रॉप 1 वोल्ट दिया हुआ है। तो IL जो रहेगा वो इतना निकलेगा। तो यहाँ पे 10 किलोवाट बाय 200 करेंगे तो हमको करंट मिल जाएगा। करंट यहाँ से 50 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 एम्पियर डाल देंगे, फिर यहाँ पे 200 वोल्टेज रहेगा VT 200 वोल्टेज।
उसमें ही सब ड्रॉप करने से हमको फिर ईजी मिलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से 237 आंसर निकलेगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज़ जनरेटर जो है वो देखते हैं। सीरीज़ जनरेटर जो है हमको ऑलवेज स्टार्टेड एट ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं तो उसका सर्किट ही पूरा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसका इतना रेसिडुअल फ्लक्स होता है, इसमें एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होता है वो ईजी और आईए के बीच में होता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो किसके किसके बीच में होता है, वीटी और आईएल के बीच में होता है। शंट जनरेटर को बैटरी चार्जिंग में यूज़ करते हैं, पायलट एक्साइटर में यूज़ करते हैं, सीरीज़ को एज अ वोल्टेज बूस्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आता है कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। कंपाउंड में क्यूमुलेटिव होता है, डिफरेंशियल होता है। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि फ्लक्स जो होता है वो दोनों सीरीज़ और इसका ऐड हो जाता है, ठीक है। ये शंट, ये सीरीज़ का हो गया और ये शंट का हो गया, दोनों एडिटिव होता है। लेकिन डिफरेंशियल में दोनों सब अलग अलग डायरेक्शन में रहता है, तो ये वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। सीरीज़ द फ्लक्स एंड शंट आर एडिटिव इन नेचर, इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं। और डिफरेंशियल में दोनों एक दूसरे को ये करते हैं। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट जनरेटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू शंट जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर का और शंट जनरेटर का सेम रहता है, ठीक है। कंपाउंड और शंट का एकदम सेम रहता है। उसके बाद जो लॉन्ग शंट वाला होता है उसमें आर्मेचर के ही सीरीज़ में ये RAC लगा हुआ रहता है, इसको लॉन्ग शंट बोल देते हैं, ठीक है। इसका ये सब फार्मूला होता है। ISH जो रहेगा वो VT डिवाइडेड बाय RSH होगा, ठीक है। उसके बाद जो EG रहेगा, EG इज इक्वल टू VT प्लस IA इंटू ये RA प्लस RAC और प्लस 2 टाइम्स ऑफ VB, ठीक है। उसके बाद जो IA रहेगा वो किसका किसका इक्वल होगा, IL और ISH का इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि EG और IA निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले IA निकालेंगे। IA कितना, यहाँ से 48 जा रहा था, यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो ये 50 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर EG निकलेगा। EG जो है वो 200 प्लस क्या रहेगा, 50 एम्पियर, क्योंकि यहाँ 48 था, यहाँ 2 था, यहाँ से आएगा 50 एम्पियर। IA 50 एम्पियर, 0.5 प्लस 0.3, ये 0.5 और 0.3 था, तो 240 वोल्ट निकल गया। शॉर्ट शंट जो रहता है उसका ऐसा रहता है, मतलब RAC अलग से रहेगा और यहाँ पे शंट आर्मेचर के अक्रॉस रहेगा, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, EG इज इक्वल टू VT प्लस IL इंटू RAC, ये जो इसे है 2 टाइम्स ऑफ ब्रश ड्रॉप प्लस IA इंटू RA। ये VT हो गया था यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे IA RA, और यहाँ पर RAC से जा रहा है उसका लोड करंट लिए, ठीक है। उसके बाद फिर IA जो रहेगा वो क्या होगा, IL प्लस ISH, ठीक है। ISH जो है वहाँ पे वो क्या है, ISH का वैल्यू EG माइनस IA RA डिवाइडेड बाय RSH, इसके अक्रॉस लगा हुआ है, तो इसीलिए सिर्फ EG नहीं लेना है, यहाँ पे EG माइनस IA RA लेना है। यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, EG के जगह पे ये सबको डाल दिया है पूरा, IA RA ऊपर और यहाँ से कट गया है, ठीक है। तो बस VT IL RAC और 2 टाइम्स ऑफ VB बचा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये शॉर्ट शंट का क्वेश्चन है। शॉर्ट शंट DC जनरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, 230 वोल्ट शॉर्ट शंट जनरेटर है, VT सप्लाइंग 100 एम्पियर करंट टू द लोड। RAC इसका इतना है 130 ओम, RA कितना है यहाँ पे 0.5 ओम है RA इसका, RAC जो है वो 0.3 ओम है, ठीक है। पर ब्रश ड्रॉप 1 वोल्ट है, ठीक है। तो हमको निकालना है EG और IA निकालना है, ठीक है। तो IA पहले निकलेगा, ये निकल गया 2 एम्पियर, इसको 260 लिया हुआ है, 260 सॉरी, मतलब यहाँ पे 260 क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 260 डिवाइडेड बाय 130 किया है, यहाँ पे 2 एम्पियर निकल गया है, ठीक है। तो इसको फिर प्लस करेंगे IA में, 100 प्लस 2 102 एम्पियर। फिर EG इज इक्वल टू VT 230 प्लस IA इंटू RA, IA इंटू RA 102 इंटू 0.5, फिर IL इंटू RAC। IL जो जा रहा है वो कितना हो गया यहाँ पे 100 एम्पियर था, तो 100 इंटू 0.3 क्या है इसका, जो 0.3 था, और 2 इंटू 1 ब्रश ड्रॉप, ठीक है। तो ये निकल गया 313, ठीक है। उसके बाद कंपाउंडिंग क्या होता है, इट इज़ ओनली डन इन क्यूमुलेटिव कंपाउंड DC जनरेटर।
क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर में सिर्फ ये कंपाउंडिंग करते हैं। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है कि हम लोग ये जो सीरीज़ शंट है, सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग है, इसमें हम लोग एक डाइवर्टर लगा देते हैं, ठीक है। बाय कनेक्टिंग अ डाइवर्टर रेजिस्टेंस अक्रॉस द सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग ड्यूरिंग डिजाइनिंग वी विल टेक extra turn in series winding such that the terminal voltage become more than the rated voltage, so we will design a compounded DC generator, ठीक है। तो जब एक्चुअली लोड बढ़ता है तो ये जो सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग है वो फ्लक्स भी उतना ही बनाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फिर ईएमएफ भी उतना ज़्यादा जनरेट होता है। तो क्या है कि जब ओवर कंपाउंड होता है तो ओवर कंपाउंड में क्या होता है कि सीरीज़ फील्ड जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, सीरीज़ फील्ड का वाइंडिंग, ठीक है, जो यहाँ पे कनेक्टेड है एक्स्ट्रा वाला। तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा फ्लक्स बनता है, ठीक है, और उससे क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। फ्लैट में क्या होता है कि ये बैलेंस हो जाता है और वोल्टेज कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है। और अंडर में क्या होता है कि सीरीज़ फील्ड जो होता है वो वीक होता है, तो इससे वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, जो वोल्टेज जो डिमांड है उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है, वो फिर ये हो जाता है वो अंडर कंपाउंड। बेसिकली बस मतलब हम लोग को इतना ही याद करना है ओवर अंडर और फ्लैट कंपाउंड का, ठीक है। फिर यहाँ पर ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है अलग अलग मोटर का। सीरीज़ का ये ऐसा रहेगा, ठीक है, फ्लैट, अंडर, कम्युलेटिव, ये सब उसका है कंपाउंड का, ये तीनों। फिर सेपरेटली एक्साइटेड का ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर शंट का ऐसा रहेगा और सीरीज़ का ऐसा। डिफरेंशियल जो रहेगा उसका ये बनेगा। उसके बाद फिर वोल्टेज रेगुलेशन आता है, नो लोड माइनस फुल लोड बाय फुल लोड, ठीक है। तो नो लोड मतलब कि यहाँ पर देखना है उसको, ठीक है। तो ओवर कंपाउंड और सीरीज़ जनरेटर का नेगेटिव होता है, ठीक है। सीरीज़ और ओवर कंपाउंड का नेगेटिव होता है क्योंकि नो लोड पे इसका कम है लेकिन फुल लोड पे इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर फ्लैट कंपाउंड का ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, रिमेनिंग जितने हैं सबका पॉजिटिव होता है क्योंकि ऐसा है, ठीक है। शंट जनरेटर का ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और सीरीज़ का क्या होता है, राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसका बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन है, तो बेस्ट रहेगा क्यूमुलेटिव का, ठीक है। यहाँ क्यूमुलेटिव और अंडर का है बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन सबका दिया हुआ है। सीरीज़ का वोल्टेज बूस्टर क्यूमुलेटिव का है टू सप्लाई कांस्टेंट वोल्टेज, डिफरेंशियल का है आर्क वेल्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है उसमें अलग से ये हम लोग शंट को देते हैं वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से वीटी, यहाँ पे IA और IL सेम होता है, ठीक है। उसके बाद जो EG होता है वो क्या होता है, VT प्लस IARA प्लस 2EB होता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन मेन एक्साइटर वार्ड, लियोनार्ड और ये शिप्स और एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। अभी आर्मेचर रिएक्शन देखते हैं। लोडेड कंडीशन में क्या होता है कि आर्मेचर करंट की वजह से आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो कि मेन जो शंट से जो फ्लक्स आ रहा है उसको वो काउंटर करता है। ओनली जब मेन फ्लक्स लगाते हैं हम लोग डीसी जनरेटर में, ठीक है, तो क्या होगा कि ये GNA और MNA एक साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहा है ये फ्लक्स, मेन फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद फिर जब आर्मेचर फ्लक्स ये रहेगा, ओनली आर्मेचर फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या है कि कंडक्टर अंदर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग स्क्रू लोड लगाएंगे तो ये डायरेक्शन ऐसा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी डायरेक्शन मतलब बाहर आ रहा है यहाँ से कंडक्टर, तो इसका भी ऐसे रहेगा डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेन फ्लक्स ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्मेचर की फ्लक्स रहेगा उसकी वजह से ये हमेशा ये डाउनवर्ड पे लगेगा, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है डाउनवर्ड जा रहा है ये, ठीक है। और जब बोथ आर्मेचर और मेन फ्लक्स आएगा, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो ऐसे इस तरफ में रहेगा। ये मेन फ्लक्स हो गया, ये हो गया फाई, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिकली, ये GNA तो यहीं पे रहेगा, ठीक है, पर MNA शिफ्ट हो जाएगा इसकी वजह से मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि ये रोटेशन ऐसा रहेगा, ठीक है।